Imagine you have just made a sales, a massive sale. We can say the massive sale of $1,000, but on credit. You are celebrating and you have recorded the profit. And now planning how to spend the money. But wait, what happened next? Your customer is not responding. Why? Because he is gone. What we do now? What is the situation right now? All the celebration जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे वो सारी की सारी सेलिब्रेशन हमारी रुक गई. As per our calculation, we have made a profit, but we haven't received the amount. There where comes a very important accounting concepts of irrecoverable debts and provision for doubtful debts. Now, first of all, we have to discuss what is irrecoverable debts. So, these are the topics which we have to cover today. Understand the meaning of irrecoverable debts and recovery of debts written off. Prepare ledger accounts and journal entries to record irrecoverable debts. Prepare ledger accounts and journal entries to record recovery of debts written off. Explain the reason for maintaining a provision for doubtful debt. Very important concepts. And prepare ledger accounts and journal entries to record the creation of adjustment to and a provision for doubtful debts. It is also known as allowance for uh, doubtful debts. So I am Talha Fuzel, and today I will gonna teach you what is the concept and what is irrecoverable debts and provision for doubtful debts. Okay, let us start. Whenever we sales on credit, there is always a risk of not receiving the due amount. ठीक है? तो इस सिचुएशन को हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि वी हैव टू राइट ऑफ द अमाउंट विच वी आर कंफर्म्ड. किस चीज की कंफर्मेशन है कि हमारा रिसीवेबल विल नॉट पे. ठीक है, कंफर्म दैट आवर कस्टमर. ठीक है, और कौन सा कस्टमर? हमारा क्रेडिट कस्टमर विल नॉट पे अस देयर बैलेंस. इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? इररिकवरेबल डेट्स कहते हैं.
और व्हाट आर द रीजंस कि हमारा कस्टमर हमें पेमेंट नहीं देगा। ठीक है। और रीजन नंबर वन जो है, हमारा कस्टमर या तो बैंकरप्ट हो गया। व्हाट इज बैंकरप्ट? इट इज लीगली कंफर्म दैट हमारा कस्टमर जो है स्टॉप ट्रेडिंग, वो अब काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। और इस सिचुएशन में लीगली उसको बैंकरप्ट करा दे दिया गया है और वो पेमेंट नहीं कर सकता हमें। ठीक है। सेकंड वन कि मेरा जो कस्टमर है वो, उसका इंतकाल हो गया भाई, डेथ हो गई। और थर्ड, वेरी कॉमन रीजन, रन अवे, ड्यू टू एनी रीजन मेरा कस्टमर भाग गया। ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशन में इट इज कंफर्म्ड कि पेमेंट नहीं आएगी। ठीक है। और इस कंफर्म को हम क्या बोलते हैं? इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है। अब इररिकवरेबल डेट्स को हम अकाउंटिंग में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वी वर कंफर्म्ड एंड वी वर श्योर कि ये हमारी पेमेंट आनी चाहिए, बट ड्यू टू द रीजन, व्हाट रीजंस? ये जो मैंने अभी रीजंस बताए कि कंफर्म हो गया पेमेंट नहीं आएगी, तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करें? ठीक है। हम जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या कहेंगे? इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, बिकॉज वाई डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस हमारा डेबिट पे इंक्रीज होता है। ठीक है। और हम ट्रेड रिसीवेबल को, या अगर हमें कस्टमर का नेम पता हो स्पेसिफिकली, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। व्हाई? बिकॉज मेरा करंट एसेट जो है वो डिक्रीज होता है क्रेडिट। ठीक है। दिस इज द बेसिक ट्रांजेक्शन, दिस इज द बेसिक वे टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ठीक है। नाउ देयर इज वन केस एज वेल। लेट सपोज मेरे कस्टमर के पास 1000 का बैलेंस था, वो ही स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है। और उसके अंदर एबिलिटी है, एबिलिटी टू पे, लेट सपोज $400, और वो बोलता है 40% वो पे कर सकता है और रिमेनिंग क्या है? राइट ऑफ कर रहा है वो। तो इस सिचुएशन में हम ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे? हम बोलेंगे सबसे पहले जो वो पेमेंट कर सकता है, हम बोलेंगे बैंक डेबिट, कितना? 400। और हम ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे 400। ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे इररिकवरेबल डेट्स 600 और ट्रेड रिसीवेबल 600। तो ये दूसरी सिचुएशन थी कि जहां पे क्या हुआ कि कुछ अमाउंट वो पे कर रहा है और अदर अमाउंट वो क्या कर रहा है? राइट ऑफ करवा रहा है, बिकॉज ही इज अनएबल टू पे। ठीक है। अब अगर हम इसको टी अकाउंट वाइज देखें, या इसका हम टी अकाउंट ट्रांजेक्शन देखें, तो हम इररिकवरेबल डेट्स का टी अकाउंट बना लेंगे। इररिकवरेबल डेट्स, and we should know it is an expense. Expense increases on the debit side and decreases on the credit side. So let's suppose अगर हम इसी ट्रांजेक्शन को फॉलो कर लें, तो हम बोलेंगे 600 हमारा डेबिट हो गया। वाई? एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द डेबिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। और हमने यहाँ पे क्या लिखा? ट्रेड रिसीवेबल, और इफ वी नो द नेम ऑफ द कस्टमर हमने वो शो कर। ठीक है। At the end of the year, let's suppose 31st December 06, let's suppose यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज क्लोजेज इनटू द इनकम स्टेटमेंट, और यहाँ हम 600 लिखेंगे। ठीक है। आवर टी अकाउंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड क्लोज्ड। ठीक है। लेट सपोज कि अगर मेरे पास 3 डिफरेंट ईयर्स हैं, 2006, 2007 एंड 2008, 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 2006, 2007 एं
2006 में मुझे पता चला 600 जो है इररिकवरेबल हुआ था। मुझे 7 पता चला कि 1000 इररिकवरेबल था बाय मिस्टर ए बी सी। और 2008 में $2000 मेरा इररिकवर हुआ था बाय मिस्टर एक्स वाई जी। तो ये तीन कस्टमर्स थे 3 डिफरेंट ईयर्स में। ठीक है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट 2 more टी अकाउंट्स beside 2006। दिस वाज फॉर द ईयर 2006। हम एक और टी अकाउंट बनाएंगे इररिकवरेबल का। और ये जो इररिकवरेबल का हम बनाएंगे टी अकाउंट, दिस विल बी फॉर 2007। और एक और बनाएंगे विच इज फॉर 2008। ठीक है। तो अब यहाँ अगेन हम क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे। यहाँ पे नाम हमें पता था कस्टमर का ABC। यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे 1000 और टी अकाउंट को क्लोज कर। ठीक है। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ईयर एंड की डेट होगी 31/12/2007 इफ आवर ईयर इज एंडिंग ऑन दिसंबर। ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया। सिमिलरली 2008 की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे कस्टमर था XYZ। 2000 अमाउंट थी। इनकम स्टेटमेंट में हमने 2000 लिखा और इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। बट व्हाट इफ कि इन अ सेम ईयर अगर मेरा एक कस्टमर $600 बाय अली, $500 बाय अहमद और डॉलर लेट्स सपोज अगेन 600 बाय शबीर। ये तीनों क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए, कंफर्म हो गया, ये पेमेंट नहीं करेंगे। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ सिंगल टी अकाउंट and we will record all the three transaction within one T account because the year of the transaction is same। तो अब आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है कब हमें इररिकवरेबल का 3 टी अकाउंट बनाना है और कब हमें इररिकवरेबल का 1 टी अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हमने नाम लिखा अली, यहाँ लिखा हमने अहमद और यहाँ हमने लिखा शब्बीर। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट 1700। ठीक है। 6 and 6 12, 12 plus 5 1700। इस टी अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया बाय 1700। ठीक है। तो दैट दिस इज बेसिकली द ट्रीटमेंट ऑफ राइट ऑफ या इररिकवरेबल डेट्स। अब दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने इररिकवरेबल डेट्स को डील कर लिया, हमने इसकी लेजर अकाउंट देख ली और इसकी जर्नल एंट्री देख ली। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट रिकवरी अकाउंट। अच्छा जी, whenever we talk about the recovery, तो recovery is basically when irrecoverable debts previously written off is recovered। ठीक है। तो जब इररिकवरेबल डेट्स हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम उसको क्या एक्सपेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक्सपेंस रिकॉर्ड। अब मेरा इररिकवरेबल डेट जो किसी प्रीवियस ईयर में राइट ऑफ हुआ था और लेट सपोज 2006 में राइट ऑफ हुआ था और 2007 में या 2008 में क्या हो गया, वो रिकवर हो गया। नाउ व्हाट वी विल रिकॉर्ड। ठीक है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें कि 2006 में ये जो 600 है ये इररिकवरेबल हो गया था और 2010 में $600 written off in 2006 is recovered। ठीक है। तो इसको हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे कि ये पेमेंट हमें सब्सिक्वेंटली रिसीव हो रही है।
तो यहाँ पे हम इसको इनकम रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी ट्रांजैक्शन को समझना चाहें तो हम किस तरह इसको रिकॉर्ड करेंगे। हम इसको राइट ऑफ कर चुके थे। जब हम इसको राइट ऑफ कर चुके थे तो हमने राइट ऑफ की एंट्री क्या की थी, हमने राइट ऑफ की एंट्री ये की थी, रिकवरेबल डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द टू एंट्रीज हम डायरेक्ट एंट्री क्या करते हैं, हम बोलते हैं बैंक डेबिट 600 और इररिकवरेबल रिकवर्ड अकाउंट 600 क्रेडिट। ठीक है, तो इस एंट्री को हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि आवर कस्टमर हैज पेड अस द अमाउंट विच वाज प्रीवियसली रिटन। ठीक है, और अगर हम इसका टी अकाउंट देखना चाहें तो हम सेपरेट एक टी अकाउंट बना लेते हैं, इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक 600 और यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट 600। दिस इज बेसिकली द डायरेक्ट एंट्री। और अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि बिहाइंड द सीन क्या ट्रांजैक्शन हो रही होगी पूरी, तो वो भी हम देख लेते हैं। बिहाइंड द सीन ट्रांजैक्शन हो रही होगी कि हम सबसे पहले बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल 600 डेबिट और इररिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड 600 क्रेडिट। सेकेंड एंट्री हम क्या कर रहे होंगे, हम बोल रहे होंगे बैंक 600 डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल 600 क्रेडिट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर लेते हैं। और डायरेक्ट एंट्री हम कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं भाई एयर रिकवरेबल को एक दफ़ा, ट्रेड रिसीवेबल को एक दफ़ा डेबिट किया और ट्रेड रिसीवेबल को एक दफ़ा क्रेडिट किया। तो इंस्टेड राइटिंग टू एंट्रीज हम क्या बोलते हैं, बैंक डेबिट 600 और एयर रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट 600। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। दिस वॉज अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो इन माय ओपिनियन यहाँ तक हमने दो चीज़ें कवर कर ली हैं। एक हमने कवर किया यहाँ पे, आई कैन सी दैट कि हमारे कौन कौन से इसमें सिलेबस में टॉपिक हैं। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस इज़ बेसिकली द सिलेबस ऑफ द सी आईज एंड ऑल दीज टॉपिक्स हमें सिलेबस को ही देख के सी आईज को पढ़ाना होता है। ये टॉपिक हो गया है हमारा। ठीक है, और इसका हमने टी अकाउंट और जर्नल एंट्रीज भी देख ली है इररिकवरेबल की। रिकवरी रिटर्न ऑफ का लेजर टी अकाउंट भी देख लिया हमने। तीन चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। नाउ एक्सप्लेन द रीजन फॉर मेंटेनिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अनदर very interesting and a very important concept. Okay, first of all, uh, we should know कि provision का मतलब क्या है, word provision, and I have earlier explained the meaning of this term, but it was explained in the depreciation part of the topic, because depreciation में हम provision for depreciation पढ़ते हैं. So those students who are in 9th class and having examination, school examination, तो उनको ये टर्म नहीं पता होगी. Otherwise those people who have watched my video of depreciation उनको ये टर्म पता होगी. Okay. Word provision literal meaning is to add up. ठीक है, बट जब हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अकाउंटिंग में इट इज बेसिकली टर्म्ड एज एस्टिमेटेड या एस्टिमेशन अकाउंट कह लो, या आप ये कह लो फॉल
इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स कि अगर प्रोविजन फॉर, मैं अब स्पेसिफिक हो रहा हूं, अगर हम बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, तो अभी जो ऊपर हमने चीज पढ़ी थी वो हमने कंफर्म चीज पढ़ी थी कि वी आर 100% कंफर्म कि वी विल नॉट रिसीव द अमाउंट, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउट है अब हमें, तो एलिमेंट ऑफ डाउट के लिए हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो हम एक नया टी अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो बेसिकली इट्स नेचर इज नेगेटिव एसेट। व्हाट डज इट मीन्स कि इट डिक्रीजेस ऑन द डेबिट साइड एंड इंक्रीजेस ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हमारे पास यहाँ पे तीन केस है। केस वन इज टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये हम बनाते क्यों हैं? बिकॉज, अच्छा, इसकी कंप्लीट अभी मैं थ्योरी शेयर करता हूँ, पहले इस लॉजिक को समझ लें। टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ, let's suppose 5%. Now question arises, 5% of what? तो 5% of trade receivable. Whenever we talk about the trade receivable, तो ये कौन से ट्रेड रिसीवेबल होते हैं? ये ट्रेड रिसीवेबल वो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं जिसमें से इररिकवरेबल माइनस हो चुका होता है। ठीक है, अगर इररिकवरेबल डेट्स हैं तो पहले हम इररिकवरेबल डेट्स को माइनस करेंगे। वाई? बिकॉज वो कंफर्म अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं होगी। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बचती है उस पर हम 5% अप्लाई कर देंगे। लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है $100,000 और 10,000 जो है एक कस्टमर है हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। तो हमें ये बात पता है कि आउट ऑफ 100,000 10,000 नहीं आएंगे, और जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगी उस पर हम कितना प्रोविजन लगाएंगे? उस पर हम 5% लगाएंगे, एंड दिस इज टू बी क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको केस वन कह लो या ईयर वन कह लो, ठीक है, तो एक ही बात है। अच्छा, अब व्हाट ट्रांजेक्शन डू वी डू? सबसे पहले हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट डेबिट, ठीक है, और प्रोविजन फॉर doubtful debt credit. This entry will be used when we are creating for the first time. बिजनेस का फर्स्ट ईयर है या बिजनेस पहले प्रोविजन नहीं बनाता था, इस साल से प्रोविजन बना रहा है, तो इस सिचुएशन में सॉरी, हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने लिखा 100,000 minus 10,000 which is written off value, which is confirm value, which is irrecoverable value। तो मेरे पास 90,000 का ट्रेड रिसीवेबल बचा, इसका 5% मुझे निकालना है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इट इज फाउंड टू बी 4,500। ठीक है, तो मेरी अब एंट्री जो होगी, फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं हम, दैट्स वाई 4,500 से होगी। ठीक है, अब जल्दी से हम इसका टी अकाउंट भी देख लेते हैं। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रोविजन का टी अकाउंट एक ही बनता है। ये ऐसा नहीं होता अनलाइक इररिकवरेबल डेट्स के हम हर साल अलग बना रहे हो। तो ये ओवर द ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, ये एक ही टी अकाउंट ब्रॉड डाउन कैरी डाउन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ईयर हमारा था, इधर ईयर मैं लिख देता हूँ, जनवरी 2010। तो 1 जनवरी 2010 को हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन वॉज 0।
ठीक है, अगर आप ना लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। और 31 दिसंबर 2010 को हमारा बैलेंस कैरेट डाउन, ये जो वैल्यू आई है, दिस विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कैरेट डाउन वैल्यू ऑफ द प्रोविजन। ये कितनी आ गई? 4500। ठीक है, वेन एवर विल क्लोजिंग द टी अकाउंट, हम रूल ऑफ टी अकाउंट लगाते हैं। यहाँ 4500 है, यहाँ भी 4500 आ गया, इसका मतलब ये है टू बैलेंस ऑफ द टी अकाउंट यहाँ पे भी 4500 होने चाहिए। ये 4500 विल बी एक्सपेंस फॉर अस, इनकम स्टेटमेंट आ गई यहाँ पे। वाई? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएट और इंक्रीज दोनों सूरतों में प्रोविजन मेरा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो मेरा टी अकाउंट क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट फर्स्ट 2011 को बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 4500। जो कैरेट डाउन था वो ब्रॉट डाउन हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे केस 2 लिख रहा हूँ। इसको मैंने कहा इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, इसको मैंने कहा केस 2, या इसको हम बोलेंगे ईयर 2 2011। ठीक है, इन नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपन, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है ना हमने, ये आ गया। हाँ, तो इन द ईयर 2 माई ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर राइट ऑफ, यहाँ मैंने थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी। राइट ऑफ होने के बाद $150,000 था, और प्रोविजन परसेंट वही 5% थी। भाई ऐसा भी हो सकता है ये 5% से 4% कर दे, ऐसा भी हो सकता है 3% कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें वैल्यू दे दे। ठीक है, लेट सपोज ये 5% हम निकाल लेते हैं पहले। 150,000 का मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 किया हमने, तो ये 7500 आ गया। ऐसा भी हो सकता था इंस्टेड ऑफ 5% वो मुझे बोल देता कि भाई 7500। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 31 दिसंबर 2011 को मेरा बैलेंस कैरेट डाउन 7500 हो गया। ठीक है, अगेन रूल ऑफ टी अकाउंट्स, हैवी अमाउंट विल कम ऑन द बोथ साइड। ठीक है, अब 4500 से 7500 हो गया, इसका मतलब है माई प्रोविजन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 3000। ठीक है, दिस वैल्यू विल गोज इनटू द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और 31 दिसंबर 2011, नाउ अगेन फर्स्ट फर्स्ट 2012 में मेरा बैलेंस ब्रॉड डाउन इज फाउंड टू बी 7500। जो मेरा कैरेट डाउन होगा वही ब्रॉड डाउन हो जाएगा। और केस 3 की अगर हम बात करें, तो इन केस 3 और ईयर 3 विच इज 2012, मेरा ट्रेड रिसीवेबल was $120,000। Three customers were declared bankrupt, amounting 10,000 each। ठीक है, तो मेरे 3 कस्टमर थे, वो 10,000 के हिसाब से वो राइट ऑफ हो गए। तो नाउ कैलकुलेशन विल बिकम ट्रेड रिसीवेबल 120,000 लेस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ठीक है, यानी 30,000। तो मेरे पास 90,000 बच गए। अब 90,000 का मुझे 5% निकालना है। जब मैंने 90,000 का 5% निकाला,
तो इट इज फाउंड टू बी 4500। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि पहली अमाउंट और लास्ट अमाउंट इक्वल आ रही है, बट जो चीज़ मुझे समझानी है वो यहाँ पे इंशाल्लाह पर्पसफुल हो जाएगी, वो पर्पस उसका सर्व हो जाएगा। 31 दिसंबर 2012 को मेरा बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो गया, 4500। अगेन रूल ऑफ अकाउंटिंग से हम इसको क्लोज करेंगे, हैवी वैल्यू दोनों तरफ आई, और दिस टाइम ये 3000 से डिक्रीज हुआ है, यहां पे आ गई। और यहां हमने क्या लिखा, इनकम स्टेटमेंट। नाउ दिस इज द कोर एग्जाम्पल in which I have shown you the three effect। फर्स्ट इफेक्ट मैंने दिखाया, फर्स्ट इफेक्ट मैंने आप लोग को क्या दिखाया कि इंक्रीज हुआ। सेकेंड इफेक्ट मैंने आपको क्या दिखाया, जब इंक्रीज हुआ। और लास्ट इफेक्ट में मैंने डिक्रीज इन प्रोविजन दिखा दिया। ठीक है, नाउ वेन एवर प्रोविजन इंक्रीजेस तो ये एक्सपेंस है, प्रोविजन यहां भी इंक्रीज हो रहा था, एक्सपेंस है, और यहां पे डिक्रीज हो रहा था तो इट इज अ अदर इनकम। ठीक है, बिकॉज डिक्रीज इन प्रोविजन मीन्स के हमने सोचा था इतना खर्चा होगा, बट इट इज फाउंड टू बी लेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप टी अकाउंट बनाओगे, अगर आपने यहां तक आंसर छोड़ दिया यू विल लूज 1 मार्क। तो हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट ईयर का जरूर लिखना, ये 4500 है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कोई चीज़ रह गई है विच इज़ नॉट क्लियर नाउ। इसकी मैंने एक समरी शीट बनाई है, या वी कैन से दैट अकाउंटिंग, इसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग चीट कोड्स फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यू कैन ईजिली सी हेयर। ठीक है, एंड आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर टू यू पीपल। नाउ I want you people to attempt this question. This is a bit different question. ठीक है, question is Sophia provided the following information about her trade receivable on first on sorry on 28th Feb 2016. Wade Design, which owed Sophia 5100, was declared bankrupt. A check of 1800 was received. The balance of the debt was irrecoverable. ठीक है, on 29 Feb 2016 the remaining trade receivable were। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो प्रोसेस किया हुआ है इसको हम बोलते हैं एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स के अप टू 1 मंथ 18,000 इज द ओनली अमाउंट जो जिसको 18,000 एक अमाउंट है जिसको एक महीना हुआ है। तो इसमें हमारा डाउट सबसे कम है क्योंकि अभी तो एक ही महीना हुआ है। 1 to 3 मंथ 12,200 है, इस पे थोड़ा हमारा डाउट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अप टू 1 मंथ। इनमें हमारा डाउट कितना है, 5%। 3 to 6 मंथ 3,300 है, इस पे हमारा डाउट ऑब्वियसली उससे ज्यादा है जो अप टू 1 to 3 मंथ्स है। एंड ओवर 6 मंथ सबसे हाईएस्ट डाउट है हमारा विच इज 20%, बिकॉज दिस अमाउंट इज नियरली क्रॉसेस हाफ द ईयर। ठीक है, so what we will do, we will simply multiply these values with this, and in this way we will get the percentage वैल्यू या मंथ वाइज वैल्यू, या जो इन्होंने सिचुएशन दी हुई है हमें इस वाइज हमारे पास प्रोविजन आ जाएगा। आखिर में हम इस प्रोविजन का टोटल कर लेंगे तो वी विल गेट द कैरेट डाउन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। पार्ट ई है, बेसिकली दिस इज नॉट द कंप्लीट क्वेश्चन। आई हैव जस्ट taken the part of the question which is the irrecoverable debts। ठीक है, prepare the journal to record the entries for Wade Design on 28 February 2016। narration is not required। ठीक है, let us begin with the question। अच्छा जी, तो वेड डिजाइन ने सबसे पहले हमें 1800 का चेक दे दिया।
तो हमारा बैंक इंक्रीज हो गया, दैट्स वाई बैंक डेबिट 1800। और हमारा रिसीवेबल कौन था? वेट डिजाइन। वेट डिजाइन को हमने क्रेडिट कर दिया 1800। ठीक है, दिस वॉज फर्स्ट ट्रांजेक्शन बाय द वेट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हमें इसकी इररिकवरेबल की एंट्री करनी है। इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो गया, और वेट डिजाइन नेम ऑफ द रिसीवेबल वो क्रेडिट हो गया। बट क्वेश्चन इज कि अमाउंट क्या लिखे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? टोटल इनका रिसीवेबल कितना था? 5100 था। 5100 में से 1800 इन्होंने पे कर दिया है। तो 5100 माइनस 1800, 3300 इज द अमाउंट जो दे विल नॉट पे। तो हमने यहाँ पे 3300 लिख दिया, और हमारी 3 मार्क्स की ये ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 29 फरवरी 2016। ठीक है, ओके। यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन में गिवन है, उस तरह वी हैव टू क्रिएट 3 कॉलम, or we can say that 4 column. In the first column, what we will write? We will simply write the age up to 1 month, 1 to 3 month, 3 to 6 month, over 6 month. ठीक है, this was 18,000, this was 22,200, this was 3,300, and this was 2,200। ठीक है, अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको एक स्टेप ऊपर लिख देते हैं, सो दैट हमारे पास टोटल का कॉलम भी आ जाए। अच्छा जी, नाउ अप टू 1 मंथ जो था वो कितना 2% था वहां पे। दिस वॉज 5%, दिस वॉज 10%, एंड दिस वॉज 20%। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2% किया। 18,000 का 2% इज 360। देन 12,200 का 5% निकाल लेते हैं, तो 12,200 का 5% इज फाउंड टू बी 610। 3,300 का 10% निकाल लेते हैं, 3,300 का 10% इज फाउंड टू बी 330। एंड द लास्ट वन इज 2,200 का 20%। तो 2,200 का 20% इज 440। अब हम इन सबका टोटल करेंगे, तो हमारे पास प्रोविजन की 29 फरवरी 2016 की वैल्यू आ जाएगी। 360 प्लस 310 प्लस 330 प्लस 440, तो ये आ गई 1740। देयर मस्ट बी एन ओपनिंग बैलेंस। यस, ये रहा। 1 मार्च 2015 का ओपनिंग बैलेंस हमें पता है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द क्वेश्चन, और क्लोजिंग वैल्यू हमने 1740 खुद निकाली। अच्छा जी, लेट अस ऐड वन मोर पेज, और मैं प्रोविजन का टी अकाउंट भी बना देता हूँ। ठीक है, वेन एवर आई एम प्रिपेयरिंग द टी अकाउंट फॉर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आई शुड नो कि इट इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड। और 1 मार्च 2015 का बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या गिवन था? 2050। 2050। 29 Feb 2016, it must be 2016, yes, 29 Feb 2016।
My provision was found to be 1740. As I can see that my provision has been decreased 2050 minus 14 1740, तो मेरा 310 इनकम स्टेटमेंट इधर आ गया, ठीक है। और डेट 29 फेब 2016 ही आई, और ये क्या था, बैलेंस कैरेट डाउन। अगेन रूल क्या था, जो हैवी अमाउंट है वो दोनों तरफ आ जाएगी, ठीक है। 1 मार्च 2016 का बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1740, जो कैरेट डाउन वही ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई होप कि ये ओ लेवल फाइनल जो भी पेपर्स दे रहे हैं वो ये मिस्टेक नहीं करते, बट दे आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, खासतौर पे 9 के बच्चे मिस्टेक करते हैं। इट मस्ट बी ऑन द सेम लाइन, और इसके नीचे गौर से देखो, इसके नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन मत लिख देना, यू विल लूज द मार्क्स। और जैसे ये लाइन मैंने छोड़ दी तो इट डजेंट मैटर, अगर आप लाइन वैसे भी टेक्निकली आपको तो टी अकाउंट बना हुआ मिलता है, ठीक है। और अगेन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि हमारी क्लोजिंग जो होती है वो 31st का थी, हमने 30th लिख दी, हमें नहीं पता था कि 31st का महीना है। इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है कि ये आपको इस तरह की मिस्टेक्स में नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है। आई होप के आई हैव डन दिस क्वेश्चन, ठीक है, एज वेल एज दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन। अगेन वन मोर क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, रीजन इज दैट कि यहां पर लैंग्वेज का इशू आया था। द फॉलोइंग अकाउंट आर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट, ठीक है। तो आई थिंक के अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। मैं तुम लोग को एक हिंट दे देता हूं। हिंट ये है कि हमारे पास ये जो 19 to 100 है, इसमें से पहले मैं इन तीनों वैल्यूज को क्या करूं, डिडक्ट करूं। उसके बाद जो मेरी वैल्यू बचेगी उस पर मैं 5% लगाऊं, तो मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। फिर क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा जब हम टी अकाउंट बनाएंगे, ब्रॉड डाउन यहाँ आ गया, कैरेट डाउन यहाँ आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा, इंक्रीज है तो आई एस इधर आ गया, डिक्रीज है तो आई एस इधर आ गया, ठीक है। तो आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन, एंड आई होप के यू पीपल कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। और हाँ जी, उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि ये थ्योरी का सवाल आ गया, एडवाइस राजा ऑन वेदर शी शुड कंटिन्यू टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन ये था, राजा इज कंसर्न दैट हर प्रॉफिट हैज बीन फॉलिंग एंड विशेस टू स्टॉप चार्जिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन हर इनकम स्टेटमेंट। अब आपको एडवाइस मांग रहा है वो, याद रखना बेटा, एडवाइस वाले क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे होगे, यू हैव टू सी द मार्क्स, इट इज ऑफ 9 मार्क्स। तो इट इज इंपॉर्टेंट राइट एडवांटेज या सपोर्टिंग रीजन फॉर प्रोविजन, एंड ऑन द अदर हैंड राइट द डिसएडवांटेज, ठीक है। या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट आप लिखोगे कि प्रोविजन नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब नहीं बनाना प्रोविजन, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि इट इज अ चॉइस कि भाई आपका दिल चाहे तो बना लो, नहीं दिल चाहे ना बनाओ। दिस इज नॉट द चॉइस, दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाइन्थ वालों, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया गया है, यू विल स्टडी दिस कॉन्सेप्ट इन योर 10th क्लास, बट आई फील कि थोड़ा सा अगर पता चल जाए तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। सो फॉर 11th क्लास यू मस्ट नो द रीजन, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ जी, एनी आइडिया?
हम अगर रीजंस की बात करें तो प्रोविजन हम बना क्यों रहे हैं? देखो बच्चों, चलो पहले हम सपोर्टिंग बात लिखते हैं कि इसको सपोर्ट हम किस तरह करें। अब थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है एक्सपेंसेस ऑफ अ टाइम पीरियड या पीरियड must be set off against revenue earned in that period। ठीक है, क्या मतलब? भाई मतलब ये हुआ कि इफ आई एम फीलिंग कि देयर माइट बी एन एक्सपेंस, तो भाई रेवेन्यू जब भी जनरेट होगा तो उससे रेलेवेंट जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ का वर्ड यूज नहीं करो, सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? बट द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज prudence concept. Always remember, never ever ignore prudence concept whenever you are attempting this type of question। अच्छा जी, आप इस तरह हेडिंग से नहीं करना, मैं समझाने के लिए हेडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस must be recorded as soon as they are realized। ठीक है, बट profits are only recorded when recognized। ठीक है, तो इस शेर में शायर कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कोई एक्सपेंस हो सकता है तो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, बट वेट, नेवर एवर रिकॉर्ड प्रॉफिट, नेवर एवर रिकॉर्ड योर रेवेन्यूज अनलेस एंड अनटिल वो एक्चुअली में हो ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एक फ्रेंड ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो कल आएगा और कल आके आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीद लेगा, यू आर अ ट्रेडर। तो आप सेल्स रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक ये प्रॉमिस रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, यू फील कि वन ऑफ योर कस्टमर विल नॉट पे यू, यू फील जरा वाइब अच्छी नहीं आ रही, फोन नहीं उठा रहा, तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। ऐसा नहीं है कि आप बस एक्सपेंस रिकॉर्ड करके जान छूट गए, भाई पीछे भी पढ़ो, कोशिश भी करते रहो, लेकिन फातिहा पढ़ लो उस अमाउंट की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देयर इज नो नथिंग रिलेटेड टू द, वी कैन से दैट, अगेंस्ट। ठीक है, अब अगर इसको मैं नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, नाइन्थ के बच्चों को इस तरह का सवाल आ जाए, अव्वल तो ये आएगा नहीं इस तरह का सवाल, लेकिन आ जाए तो व्हाट यू विल राइट, आप लिखोगे प्रोविजन फॉर doubtful debts are estimation from past experiences
and applying prudence concept, expected expenses must be recorded. ठीक है, तो अगर 3 लाइन ये भी लिख दोगे तो इंशाल्लाह आई विल गिव यू द नंबर एंड इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आई डोंट फील कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग फॉर दोज हु आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज। तो याद रखना, जब कभी एडवाइस का क्वेश्चन आएगा तो दे विल बी आस्किंग यू अबाउट योर ओपिनियन एज वेल। तो जब भी एडवाइस वाला क्वेश्चन आएगा, दो एडवांटेज लिख दो, दो डिसएडवांटेज लिख दो, और आखिर में अपनी जरूर 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 अपनी जो है ना वो दे दो, क्या नाम है, रिकमेंडेशन दे दो। इफ यू फॉरगेट टू राइट द रिकमेंडेशन यू विल लूज 1 मार्क। दो एडवांटेज लिखोगे 2 मार्क्स, दो डिसएडवांटेज लिखोगे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए, और एक रिकमेंडेशन का 1 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यू राइट इन अ पैराग्राफ, तुम एडवांटेज नंबर 1 एडवांटेज नंबर 2 करके भी लिख सकते हो। ऊपर एडवांटेज की हेडिंग डाली, 1 और 2 लिख दिया, नीचे डिसएडवांटेज की हेडिंग डाली और 1 और 2 लिख दिया, आखिर में रिकमेंडेशन की हेडिंग डाली या एडवाइस की हेडिंग डाली और अपनी एडवाइस दे दी ऑन द बेसिस ऑफ द what you feel from disadvantages and disadvantages। ठीक है, तो it is a very simple question। I hope कि this topic has been cleared, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, and was informed that John Lee was unable to pay his outstanding balance of 2300, it was agreed that he would pay to 40 cents। 40 cents is very simple, it means 40%। ठीक है, 40 cents for each dollar owed, and he sent a check on 26 जून 2013 इन सेटलमेंट द बैलेंस वॉज रिटन ऑफ। सही है, तो आप क्या करोगे, 2300 का 40%, 40% की आप जस्ट लाइक दिस एंट्री, ये जो अभी हमने पढ़ी थी, कहाँ चली गई, ये वाली एंट्री, बैंक डेबिट और जो भी बंदा है क्रेडिट 40%, और रिमेनिंग जो है बैड डेट्स की एंट्री करोगे, इरेगुलर डेट डेबिट और जो भी बंदा है क्रेडिट। ठीक है, तो देयर इज नो इशू इंशाल्लाह। आई होप कि दिस टॉपिक हैज बीन क्लियर्ड। आई हैव ट्राइड टू क्लियर योर डाउट्स, होपफुली इंशाल्लाह। आई एक्सपेक्ट कि अब प्रोविजन या इरेगुलर डेट्स में अब कोई मिस्टेक किसी भी तरफ से इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, सी यू गाइज इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि दिस will be useful for you। Please do inform me by writing a comment, it means a lot as a teacher। or if you like the video, do share with your friends and share the video, like, subscribe, inshallah meet you in another video। okay ji, thank you, jazakallah।